हमारी कहानी शुरू होती है एक भीड़ भाड़ वाले कैओस के बीच। हंटर किम जुन वू को रिपोर्टर्स ने घेर रखा है और वो पूछते हैं कि दुनिया का पहला एसएस रैंक हंटर बनने का कैसा एहसास है। 1 साल के अंदर ये कामयाबी हासिल की उसने, और अब ये डंजन इतना टफ है कि सब हंटर्स की नज़र उस पे है। किम के लिए ये लंबा टाइम बाद एक बड़ा ऑपरेशन था। भले ही उसने इस बारे में कुछ न बोला, पर डंजन के एंट्रेंस पे रिपोर्टर्स ने उसको घेर लिया और ये मौका वो मिस नहीं करना चाहते थे। तो हमारा हीरो रिपोर्टर्स से माफ़ी मांगता है, बोलता है अभी बात नहीं कर सकता क्योंकि उसका फोकस बस डंजन क्लियर करने पे है। रिपोर्टर्स की रिएक्शन से लगता है उन्हें ऐसा जवाब एक्सपेक्ट था, पर उन्हें यह भी चाहिए था कि किम की आवाज़ टीवी पे जाए। तो हीरो सोचता है आज उन्हें एक छोटा सा गिफ्ट दे देता है। फिर डंजन में जाने से पहले वो कहता है एक बात तो पक्की है, उसकी टीम हमेशा सिविलियंस की सेफ्टी पहले रखती है और ये बात कभी नहीं बदलेगी, चाहे कुछ भी हो। रिपोर्टर्स बोलते हैं अरे नंबर 1 हंटर से और एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते हैं, किम जुन वो अलग ही है। कंट्रोवर्शियल हो या ना हो, वो बेस्ट हंटर तो है। पर तभी कोई रिपोर्टर चिल्लाता है जैनिटर वाले असॉल्ट इंसिडेंट के बारे में क्या बोलना है। किम पलट के देखता है ये कौन बोल रहा है। वो शख्स बोलता है कि सुना है किम ने एक डंजन क्लीनिंग वाले वर्कर को दीवार पे पटक दिया था। किम तुरंत पूछता है ये क्या बोल रहे हो। वो आदमी उस पर इल्जाम लगाता है कि वो बेवकूफ बन रहा है, पर उसके पास सॉलिड इन्फो है। कहता है वो उस वर्कर का क्लोज दोस्त है। टॉन्ट मारते हुए बोलता है वाह, दुनिया का नंबर 1 हंटर सच में अलग है। अपने बाप की उम्र के आदमी को पीट सकता है और एक भी आर्टिकल नहीं छपता। बाकी रिपोर्टर शॉक्ड है, समझ रहे हैं ये एक बड़ा स्कूप है। किम भी थोड़ा शॉक में है, पर फिर भी अपना मिशन कंटिन्यू करता है और बाकी सबको बाहर छोड़ देता है। पर उसका गुस्सा उसके चेहरे पे साफ दिख रहा है, जिससे उसकी टीम भी थोड़ी टेंस हो जाती है। रिपब्लिक ऑफ कोरिया में सुपरनैचुरल डायमेंशन मैनेजमेंट एसोसिएशन, या यूं कहते हैं एसोसिएशन, एक ऐसी बॉडी है जो कंट्री और उसके सिविलियंस को डंजन्स और उनके अंदर के मॉन्स्टर्स से बचाती है। इसने सुपरनैचुरल एबिलिटीज वाले टैलेंटेड लोगों को जमा किया और 4 टीम्स बनाई। इनमें से ऑपरेशंस टीम मॉन्स्टर्स से सीधा डील करती है, मतलब ये हंटर्स हैं। इनमें से ऑपरेशंस टीम 1 को एक रोशनी माना जाता है। उनका डंजन सक्सेस रेट है 100%। टीम का हर मेंबर कंट्री में हाई रैंक पे है और टीम लीडर है किम जुन वू। पर यह नया रूमर अब हर न्यूज़ पोर्टल पे फैल रहा है और किम इससे बुरी तरह इरिटेट हो चुका है। उसका असिस्टेंट पूछता है क्या प्रॉब्लम है। किम बोलता है तुम्हें सच में नहीं पता, और कहता है उसने तो कहा था ये इंसिडेंट लीक ना होने दे। असिस्टेंट बोलती है उसने कुछ लीक नहीं किया। किम पूछता है तो ये बात कहाँ से आई, इंटरनेट पे तो बवाल मचा है। वो पूछता है वो रिपोर्टर कौन था, और असिस्टेंट बताती है वो कोई रिपोर्टर था ही नहीं, एक कॉमन आदमी था। किम हैरान होकर पूछता है रिपोर्टर भी नहीं था, फिर इतना हंगामा कैसे। असिस्टेंट बताती है वो आदमी उस डंजन क्लीनिंग टीम के लीडर का बेटा है, पाक गेंता, जिसका इंसिडेंट हुआ था। इससे किम और भी गुस्सा हो जाता है। कहता है असली प्रॉब्लम ये है कि ये एक ही इंसिडेंट नहीं है। असिस्टेंट बोलती है कि अब और भी कई विटनेस बाकी एक्सीडेंट्स के बारे में बोल रहे हैं और बात अभी और भी बिगड़ सकती है। तो मिसली बोलती है कि किम को थोड़ी देर चुपके से रहना चाहिए। किम उसको ली यंग लेडी कहता है और बोलता है कि उसको पता है वो किसी को अपने रास्ते में आने नहीं देता। वो डिमांड करता है कि ली कुछ करे, क्योंकि अगर ये और बिगड़ा तो उसकी रेपुटेशन खत्म हो जाएगी। मिस ली बोलती है वो अपना बेस्ट करेगी। किम कहता है अरे मैं कोई मशीन से थोड़ी बात कर रहा हूँ, और पूछता है एसोसिएशन ने क्या कहा। ली बताती है कि एसोसिएशन का हेड अभी तक चुप है क्योंकि वो और चीजों में बिजी है। पर किम बोलता है वो चुप इसलिए है क्योंकि उसके पास बोलने को कुछ नहीं है, और इतने सारे अचीवमेंट्स के बावजूद शायद एसोसिएशन का लीडर उसको बाहर निकालना चाहता है। अगर ऐसा है तो किम चुप नहीं बैठेगा। असिस्टेंट कुछ रिएक्ट नहीं करती, तो किम बोलता है कि वो रोबोट जैसी बिहेव करती है, हमेशा सेम चीजें बोलती है। ली जवाब देती है कि कोई इशू नहीं होगा, पब्लिक ओपिनियन चाहे कितना भी खराब हो उसका रैंक नहीं बदलेगा। किम बोलता है ये तो ऑब्वियस है। फ्लैशबैक में दिखता है डंजन क्लियर करने के बाद जब किम ने वो आर्टिकल्स पढ़े, उसका गुस्सा 7 स्काई पे चला गया। उसकी टीम के लोग घबरा गए और उसको रोकने की कोशिश की जब वो उस आदमी के पीछे जाने लगा जिसने उसको कॉन्फ्रंट किया। न चाहते हुए किम एसोसिएशन के लिए कार में बैठ गया। भले ही वो थोड़ा शांत हुआ था, पर उसका गुस्सा खत्म नहीं हुआ। वो एक ऐसा हंटर है जिसको इंटरनेशनल हंटर एसोसिएशन से एक इरेजिस्टिबल ऑफर मिला था, पर सालों की मेहनत एकदम से बेकार हो गई, जिससे उसका गुस्सा और बढ़ गया। कार में वापस मिसली पूछती है कि किम ने उस आदमी को क्यों मारा। किम बोलता है वो मुझे पहले कॉलर से पकड़ा था। ली पूछती है कि ऐसा क्यों किया उसने। उसको पता है किम को क्लीनिंग टीम से थोड़ी सी प्रॉब्लम है, पर यह पहली बार है जब उसका डायरेक्ट झगड़ा हुआ। किम बोलता है उसको एग्जैक्ट याद नहीं क्या हुआ, पर एसोसिएशन पहुंचने के बाद वो सब सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेगा। वो ली से बोलता है उस आदमी के बेटे को बुलाओ क्योंकि वो इस मैटर को एक बार में खत्म करना चाहता है। किम अफसोस जताता है कि ये सब क्यों हुआ और बोलता है कि जो भी अच्छा काम करता है लोग उसको हमेशा नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। तभी अचानक एक ट्रक उनकी कार के सामने आ जाता है और ड्राइवर का ध्यान हटने की वजह से ऑलमोस्ट एक्सीडेंट हो जाता है।
पर उससे पहले किम अपनी एक एबिलिटी यूज करता है जो उसको टाइम से आगे निकलने देती है। इससे वो एक्सीडेंट अवॉइड कर देता है और सोचता है अगर 1 सेकंड भी लेट होता तो सड़क खून से रंग जाती, क्योंकि ट्रक ने ब्रेक भी नहीं लगाया। वो सोचता है क्या ट्रक ड्राइवर ड्रंक था? ली, जो अभी भी शॉक में है, कुछ बोल ही नहीं पाती। किम, जो पहले से ही इतने गुस्से में है, कार से उतर के ट्रक का सामना करने का डिसाइड करता है। पर जैसे ही वो बाहर निकलता है, कई आयरन बार्स उसकी तरफ शूट होते हैं और उसको एक जाल में फंसा देते हैं। किम समझ जाता है ये एक डिवाइस है जो सुपरनैचुरल पावर्स वाले लोगों को रोकने के लिए बनी है, और वो हिल भी नहीं पाता। अचानक वो ट्रक जो रुका था उसकी तरफ तेजी से बढ़ता है, उसको कुचलने के लिए। बंधा होने की वजह से किम अपनी एबिलिटीज यूज नहीं कर पाता। नतीजा ये कि ट्रक उसको सीधा हिट करता है और वो बुरी तरह इंजर्ड हो जाता है। पर तभी एक और ट्रक ऑपोजिट डायरेक्शन से आता है उसको पूरी तरह क्रश करने के लिए, और दोनों ट्रक्स एक साथ उस पर टकराते हैं। जैसे इतना काफी नहीं था, एक बड़ा धमाका होता है, दोनों व्हीकल्स को पूरा तबाह कर देता है। आग के बीच एक सिलहूट दिखाई देता है। जिंदा बचा किम बोलता है ये दिन बस और खराब होता जा रहा है, और कौन है जो मुझे चैलेंज करने की हिम्मत करता है। थोड़ी देर में कई हेविली आर्म्ड सोल्जर्स आते हैं और उस पर फायर खोल देते हैं। किम को पता चल जाता है ये एक अनएक्सपेक्टेड ट्रैप थी जो बड़ी केयरफुली प्लान की गई थी। एक एवरेज हंटर तो बिना लड़े ही मर जाता, पर किम जुन वू, जो हजारों बार डंजन्स में मॉन्स्टर्स से लाइफ और डेथ के बीच लड़ चुका है, उसने हर तरह के खतरे से लड़ने की स्ट्रेंथ बना ली है। इसलिए उसकी सर्वाइवल एबिलिटी दूसरों से कहीं ज्यादा है। वो बोलता है ऐसी छोटी सी चीज से मैं नहीं मरने वाला। ये उसका पूरा यकीन था। और तभी एक ब्लू ग्लो वाला वेपन टाइटन, जो डंजन्स में सुपर डेंजरस मॉन्स्टर्स को रोकने के लिए यूज होता है, उसके सर पे तान दिया जाता है, और शूटर 1 सेकंड भी नहीं सोचता। ट्रिगर दबाने से पहले किम का सिस्टम सारा डैमेज रिकॉर्ड करता है और रेजरेक्शन की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करता है, पर एंड में उसकी डेथ कंफर्म हो जाती है। इसके बाद किम का बॉडी ब्रिज से नीचे फेंक दिया जाता है, और जब वो पानी में गिरता है उसका सिस्टम अलर्ट देता है कि उसकी डेथ की वजह से एक सीक्रेट एबिलिटी कर्मा अनलॉक हो गई है। इस एबिलिटी की वजह से किम 10 साल पीछे टाइम में चला जाता है। सिस्टम बोलता है कि उसके कर्मा के हिसाब से उसकी लाइफ और जॉब रीसेट हो जाएगी। थोड़ी देर बाद उसको एक नया जॉब असाइन होता है, और ये वही जॉब है जो उसको बिल्कुल पसंद नहीं, डंजन क्लीनिंग। दुनिया का नंबर 1 हंटर किम जुन वू अब एक मामूली डंजन जैनिटर बन गया। अब जब वो खुद ये काम कर रहा है, उसको पता चल रहा है कि क्लीन अप टीम में कितना थकाऊ काम है। ब्रिज पे जो कुछ भी हुआ वो किम के लिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि कोई वेपन उसके सर पे ऐसे तानना ये उसके लिए नया था। अचानक वो पैनिक में उठ के बोलता है ये कैसा अजीब सपना था। किम सोचता है कितनी देर सोया होगा, क्योंकि उसका पूरा बॉडी स्टिफ लग रहा है। पर जब वो इधर उधर देखता है तो हैरान हो जाता है। माइनस मैं कहाँ हूँ? वो देखता है ये एक 26 मीटर चांगताई सिस्टम मीटर का छोटा सा डंप है, उसके घर के बाथरूम से भी छोटा। ये उसका घर नहीं है। वो सोचता है क्या ये डायरेक्टर ली का घर हो सकता है, पर तुरंत सोचता है नहीं, वो तो दुनिया खत्म होने पे भी उसको अपने घर में नहीं आने देगी। तो वो फिर से सोचता है मैं कहाँ हूँ भाई। तभी वो अपना सिस्टम चेक करता है और देखता है कि उसकी डेथ कंफर्म हो चुकी है और उसको ये कर्मा एबिलिटी मिल गई है। ये सब उसको और कंफ्यूज कर देता है। फिर वो आईने में खुद को देखता है और रियलाइज करता है कि वो 10 साल छोटा 28 साल का दिख रहा है। सिस्टम खोल के देखता है कि वो सच में 10 साल पीछे चला गया है। सिस्टम के एक्सप्लेनेशन से किम समझ जाता है कि ये सपना नहीं था, वो सच में मर गया था और 10 साल पीछे आ गया। सिस्टम बताता है कि उसको एक नया जॉब असाइन हुआ है, डंजन क्लीनर, और ये उसको बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि 18 साल की उम्र से हंटर बनने के बाद 28 साल की उम्र में वो कोरिया का 22nd रैंक्ड हंटर। अगर ये बस टाइम रिग्रेशन होता तो वो अभी भी हंटर होता, स्पॉटलाइट में टॉप पे जाने की कोशिश करता। पर ये नया जॉब असाइनमेंट उसको शॉक कर देता है। डंजन क्लीनर इसको कैंसिल करने की शर्त है सेक्रेटरी जनरल बन जाना। अगर वो ये कर लेता है तो सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा जब वो मरा था, पर अगर फेल हो गया तो ये जैनिटर वाली जिंदगी ही उसकी किस्मत बन जाएगी। किम इंटरनेशनल सुपरनैचुरल एसोसिएशन के बारे में सोचता है, जो दुनिया भर के एसोसिएशंस को मैनेज करती है। सेक्रेटरी जनरल की पावर तो यूएस के प्रेसिडेंट से भी ज्यादा है। किम, जो दुनिया का पहला एसएसएस रैंक हंटर था, उसको भी ऐसी पोस्ट नहीं मिली थी, पर अब उसका सिस्टम चाहता है कि वो 5 साल के अंदर ये पोस्ट हासिल कर ले। किम सोचता है ये इम्पॉसिबल है और इस कर्मा बिजनेस को इग्नोर करने का सोचता है, क्योंकि उसको इसकी कोई परवाह नहीं। पर तभी किम को समझ आता है कि ये एक ही तरीका है पुरानी जिंदगी में वापस जाने का। तो उसके लिए बेहतर यही है कि वो पहले जैसा हंटर बन जाए। अगर उसके पास उसकी पुरानी एबिलिटीज होती तो वापस जाना उसके लिए खेल ही होता। पर जब वो अपना सिस्टम चेक करता है तो देखता है कि उसकी सारी पहली वाली स्किल्स अब अवेलेबल नहीं है। ये देखकर किम को लगता है बात सोच से भी ज्यादा सीरियस है। तभी सिस्टम उसको नोटिफाई करता है कि उसको एक नई एबिलिटी मिली है, जिससे किम थोड़ा एक्साइट हो जाता है। पर सिस्टम वार्न करता है कि ये एक पैसिव लर्निंग स्किल है जो उसको क्लीनलीनेस का ऑब्सेशन देगी।
ये पढ़ के किम गुस्से में आग बबूला हो जाता है और घर में अकेला चिल्लाने लगता है। थोड़ा सोचने के